हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण को इंग्लिश में हम पॉल्यूशन भी कहते हैं। पॉल्यूशन क्या होता है, इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये मनुष्य के सीधे सीधे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर प्रदूषण की डिफिनीशन यानी परिभाषा देखें तो हमारे वातावरण में उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटक के अनुपात में यदि कोई परिवर्तन आता है तो इसे ही प्रदूषण कहा जाता है। कहने का मतलब है, हमारे वातावरण यानी जो हमारी पृथ्वी है उस पर हर एक चीज़ अनुपात में है, यानी प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है वो अनुपात में है। यदि उसके अंदर कोई परिवर्तन हो जाए या वो चीज़ कम हो जाए या फिर उसकी अधिकता हो जाए तो इसका परिणाम जीव को बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो अगर इस परिभाषा के अनुसार देखें तो हमारे वातावरण, आप इसको पर्यावरण भी कह सकते हैं, में जो जैविक तथा अजैविक घटक, अब आप पूछेंगे जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं। तो जैविक घटक वे घटक होते हैं जो जीवित हों, यानी जितने भी जीव होते हैं वे सभी जैविक घटक होते हैं। जीव कौन होते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जीव उन्हें कहते हैं जो वृद्धि करते हैं, यानी जिसमें ग्रोथ होती है, और जो श्वसन करते हैं वे जीव कहलाते हैं। तो ये दो जीव के जो लक्षण है। और जो अजैविक घटक होते हैं जो निर्जीव अवस्था में होते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी और जितनी भी गैसें हैं वे सभी अजैविक घटक होते हैं। यदि इन्हीं में कोई परिवर्तन हो जाए तो यह स्थिति प्रदूषण कहलाती है। तो प्रदूषण को देखें तो प्रदूषण कई प्रकार का होता है। अगर हवा के अनुपात में कोई बदलाव होता है या चेंजेस होता है तो वो वायु प्रदूषण या फिर एयर पोल्यूशन कहलाता है। और यदि परिवर्तन जल में जो घटक होते हैं उसमें हो जाए तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। अगर ये प्रदूषण ध्वनि में हो जाता है तो इसे ध्वनि प्रदूषण। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस किसी भी क्षेत्र में किसी भी घटक का जो परिवर्तन हो जाए या उसकी स्थिति बढ़ जाए या कम हो जाए तो वह स्थिति प्रदूषण के अंतर्गत आती है। तो हम आज पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण तथा बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, विषय है, क्योंकि जितने भी प्रदूषण देखे गए हैं उसमें जो सबसे अधिक घातक होता है वो वायु प्रदूषण ही होता है। तो वायु प्रदूषण की अगर छोटी सी परिभाषा की बात करें तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि अगर जिस भी शाखा या जिस भी क्षेत्र में जो घटक होते हैं उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे वे प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे कि जल में हो तो जल प्रदूषण, वायु में हो जाए तो वायु प्रदूषण कहते हैं। तो अब ये वायुमंडल क्या है? वायुमंडल है हमारे पृथ्वी के जो चारों ओर से जो वायु घेरे रहती हैं वही हमारा वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों को मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक में होता है भारी और हल्की गैसों
में बटा हुआ है। अर्थात जो हमारा वायुमंडल है वो दो प्रकार की गैसें उसमें पाई जाती हैं, एक तो भारी गैसें और हल्की गैसें। आइए देखते हैं कौन सी भारी और कौन सी हल्की गैसें होती हैं। भारी गैसों की बात करें तो जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद भारी गैसों में आता है, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करीब 20.95% पाई जाती है। और ये जो आर्गन है ये एक हल्की गैस है, हल्की गैस है। अच्छा, आप कहेंगे इसको भारी में क्यों लिखा है? भारी में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इनके द्रव्यमान के हिसाब से हमने गैसों को एक शेड्यूल में रखा है। सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद वायुमंडल में आर्गन पाई जाती है। तो 0.93% ये आर्गन पाई जाती है, जो कि एक हल्की गैस है। उसके बाद है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण गैस है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं कुछ हल्की गैसें। अगर हल्की गैस देखें तो जो हाइड्रोजन होती है वो करीब 0.01%, और उससे जो हल्की होती है वो नियॉन होती है, जो वायुमंडल में 0.0018% पाई जाती है। उसके बाद हीलियम जो 0.0005% पाई जाती है। उसके बाद क्रिप्टॉन जो वायुमंडल में 0.0001% पाई जाती है। उसके बाद जेनॉन, जेनॉन जो है वो वायुमंडल में 0.00008% पाई जाती है। और ये लास्ट में आता है ये ओजोन। ओजोन जो हमारे वायुमंडल में सबसे कम 0.00001% पाई जाती है, लेकिन इसकी इतनी ही मात्रा ही हमारे पर्यावरण या फिर ये कहें कि जो पृथ्वी पर जीवन है उसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। कैसे करती है उसको हम आगे इसमें जानेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि हमारे वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो कि नहीं पाई जाती है? तो वो है रेडॉन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉन एक ऐसी गैस है जो कि हमारे वातावरण या फिर हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, और ये सामान्यतः उस समय सक्रिय होती है जब भूकंप आते हैं। तो इसमें अगर कोई पूछे कि जब भूकंप आते हैं तो कौन सी गैस एक्टिव होती है, तो वो है रेडॉन, और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कब पाई जाती है? जब भूकंप आते हैं। इसी क्रम में कुछ और गैसें देखें तो जैसे H2O, ये जल नहीं है। ये जो जल को जब गर्म किया जाता है तो भाप के रूप में जो जाती है उसे वाष्प होती है, उसको H2, उसका फार्मूला H2 ही होता है, लेकिन वो एक गैस है, इसे जलवाष्प भी कहते हैं। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस है। और CO2 इसको तो पढ़ ही चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं CH4, ये एक ऐसी गैस है जो कि सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाती है वो ओजोन लेयर को पहुंचाती है। तो इसके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है SO2, जो CO2 और O3 है यानी ओजोन है, ये अस्थायी गैस है, यानी सबसे ज़्यादा परिवर्तन इन्हीं गैसों में पाया गया है। इसके बाद बात करते हैं वायुमंडल में कुछ गैसें तथा उनके प्रभाव के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक यही पाई जाती है। तो ये जो गैस है ये एक अज्वलनशील गैस है, यानी ये अगर कहीं आग लगी हो तो उसको बुझाने का काम करेगी। कहने का तात्पर्य ये है, यानी ये जलती नहीं है। और आपने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन होती है उसका जो मुख्य काम होता है वो आग को जलने में सहायता करती है। लेकिन अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो पूरी पृथ्वी कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो जाएगी। मतलब
कि अगर आग लगेगी तो वो फिर बुझेगी ही नहीं। जो नाइट्रोजन है इसी के कारण वो आग बुझ जाती है। और यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जो अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन इतनी पाई जाती है तो हमको पेड़ पौधों में यूरिया क्यों डालनी पड़ती है। तो आपको बता दें, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको यूरिया यानी जो नाइट्रोजन होती है उसको वे वातावरण से सीधे सीधे नहीं ले पाते हैं। उनको लेने के लिए उनको नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए हमको यूरिया डालने या फिर कहें खाद डालने की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जैसे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। उसके बाद है क्लास्ट्रीडियम, उसके बाद है अजेटोबैक्टरम। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं और पौधे आसानी से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसको प्राणवायु भी कहा जाता है और पौधे तथा जीव के लिए ये बहुत ही आवश्यक गैस है। वातावरण में अगर इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो जीव है उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और इसके बाद है हमारी जो सबसे आवश्यक है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्रायः पौधे अपना भोजन बनाने के रूप में इसको प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन जो जीव यानी मनुष्य के लिए जरूरी है उसको छोड़ते हैं। CO2 जहाँ हमारे लिए या फिर कहीं पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि CO2 से ही जो पृथ्वी का जो ऊष्मा यानी तापमान है वो रात के समय भी बना रहता है। अगर CO2 हमारी वायुमंडल में ना पाई जाए तो ये दिन में बहुत ही गर्म हो जाए और रात में बहुत ही ठंडी हो जाए। लेकिन CO2 की उपस्थिति में ये सूरज से जो ऊष्मा आती है उसका कुछ % पृथ्वी पर ही रोक लेती है। और एक ये हरित गृह प्रभाव, ये क्या होता है इसको भी हम आगे जानेंगे। तो वैश्विक तापमान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए तो ये जो तापमान है जो इसको जितनी मात्रा में रोकना चाहिए ये उससे कहीं अधिक रोकने लगेगी, जिससे जो हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और यह स्थिति ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान, वैश्विक मतलब होता है ये जो समस्या उत्पन्न होती है वो पृथ्वी पर होती है और पृथ्वी पे सारा विश्व है। तो इसीलिए इस आपदा को वैश्विक आपदा या फिर वैश्विक तापमान कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा यानी छोटी सी परिभाषा देखें तो पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित जो CO2 होती है वो गैस की परत सूर्य का किरणों को पूर्ण रूप से यानी आने तो देती है लेकिन बाहर जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी पर ऊष्मा बनी रहती है। इसी के कारण ही पृथ्वी पर ऊष्मा क्या बनी रहती है। तो जैसे हम बता चुके हैं कि ये पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक गैस है, लेकिन अगर इसके स्तर में बढ़ोतरी हो जाए तो ये जो ऊष्मा है उसको अधिक से अधिक रोकेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा जो कि जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखें तो अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है या जाएगा। इसी घटना को वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसको अगर समझने का प्रयास करें तो
जैसे कि अगर मान लें कि ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य यानी सन है। तो और ये वायुमंडल में जो CO2 है उसकी लेयर है। तो क्या होता है, जब सूर्य से किरणें आती हैं तो ये CO2 पूरी रूप से आने तो देती है, लेकिन जब इससे वापस जाना होता है तो इसका कुछ भाग रोक लेती है। मतलब कहने का अर्थ है जो ऊष्मा है उसको रोक लेती है, जिससे हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बना रहता है। यानी ऊष्मा बनी रहती है, जो जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर इसकी मोटाई बढ़ जाए या इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये अधिक से अधिक रोकने लगेगी, जिससे ये जो हमारा वायुमंडल है उसका तापमान बहुत बढ़ जाएगा और जो जिससे बता चुके हैं जीव के लिए हानिकारक है। यही स्थिति ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आई होप आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के इस बारे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा, इसको हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। जो दूसरा था उसको हमने पढ़ा था हरित गृह प्रभाव। इसका जो उपयोग होता है वो ठंडे देशों में किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक हरे रंग का कांच का घर बनाया जाता है। एक बात बता दें, हर कोई देश चाहता है कि उसको बाहर के देशों से कुछ भी खरीदना ना पड़े। इसके लिए अगर वे तमाम उपाय करते हैं तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो अनाज होता है वो बहुत ही कम, या कहें वहाँ पर अनाज की पैदावार नहीं होती है। तो जो बीज को उगने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसमें एक होता है पानी, और जो दूसरी चीज़ है वो चाहिए उसको तापमान, यानी एक सही तापमान। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर एक कांच का घर बनाते हैं, जिसमें होता क्या है, ग्रीन। तो क्या जब सन की किरणें आती हैं उसके अंदर तो CO2 की जो उपस्थिति में उसको पूरी रूप से अंदर तो आने देती हैं लेकिन बाहर जाने नहीं देती हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो इसका तापमान है वो बढ़ जाता है। क्या तापमान बढ़ जाता है। यही इसी स्थिति को हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव। तो इसका प्रयोग ठंडे देशों में करते हैं ताकि जो वे फसल को अच्छे से उगा सके। यानी ये कहें फसल को उगाने के लिए करते हैं। ठंडे प्रदेशों में इसका उपयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? CO2, जो कि ऊष्मा को रोक लेती है। ऊष्मा आने तो देती है लेकिन पूर्ण रूप से ऊष्मा को जाने नहीं देती है। इसके बाद जो प्रमुख गैस है उसको बोलते हैं CFC यानी इसको बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसका पूरा नाम है। तो ये जो गैस होती है ये मुख्य रूप से ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, ओजोन परत का क्षरण करती है। और ओजोन को परत को हर वो गैस नुकसान पहुंचाती है जो जिसमें क्लोरीन पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। क्लोरीन युक्त जितने भी यौगिक होते हैं वो सभी ओजोन लेयर को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। और जो ये CFC का जो IUPAC नेम है वो है डाइफ्लोरोकार्बन, यानी डाइफ्लोरोकार्बन। इसके बाद जो है वो ओजोन यानी O3। ओजोन को समझने का प्रयास करें तो ऑक्सीजन के जब 3 अणु मिलते हैं, जब 3 अणु मिलें तब बनती है ओजोन। ओजोन को जो मापने की इकाई है वो डाप्सन है।
डाप्सन से इसको मापा जाता है। और इसका जो कार्य है वो जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उसको क्या करती है, रोक लेती है हमारे वायुमंडल में ही। तो अल्ट्रावायलेट किरणें को समझने का प्रयास करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की यानी 3 ग्रेड में से बांटा गया है। अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी। जो ए होती है वो सबसे कम और जो सी होती है वो सबसे अधिक हानिकारक होती है। तो जो पृथ्वी पर आती है वो कौन सी आती है, अल्ट्रावायलेट ए ग्रेड की किरण ही पृथ्वी पर आती है। और बी, सी को ये वापस ये नहीं आती हैं। ये बहुत ही हानिकारक गैसें, ये हानिकारक किरणें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.